नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बुलेटिन में बात, नहीं राहत बड़ी हिरासत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है और अब 8 अगस्त को सुनवाई होगी। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई और के कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले 12 जुलाई को अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। और इसी खबर पर अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। अखिलेश, देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, इसी को लेकर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। राउस एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और उनके वकील राउस एवेन्यू कोर्ट में खुद उपस्थित थे और उनकी न्यायिक हिरासत को रोकने और उसके लेकर उन्होंने दलीलें दी। लेकिन कोर्ट ने अंतिम कोई फैसला न होने की वजह से कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को अगले 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया और 8 अगस्त को एक बार फिर सुनवाई होगी। तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल को तब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो केस जमानत को लेकर चल रहा है, जो कि ईडी से जमानत मिल चुकी है, सीबीआई के मामले में जमानत मिलना बाकी है, तो उम्मीद है जताई जा रही है कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख पड़नी है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले को लेकर होनी है। तो लिहाजा राउस एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने ये तय किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तब तक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसी के मद्देनजर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी और 8 अगस्त को एक बार फिर सुनवाई होगी। तब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर एक बार न्यायिक हिरासत बढ़ जाएगी। हालांकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बहस होनी है। हो सकता है कि ईडी में जमानत शराब नीति मामले में मिल चुकी है, तो सीबीआई के मामले में भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाए, तो इनको जेल से बाहर राउस एवेन्यू कोर्ट से जो लगातार बढ़ाई जाए न्यायिक हिरासत की रोक लग जाएगी। जी बिल्कुल अखिलेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से सुनवाई के दौरान न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया, 8 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी और ये देखना होगा कि इस सुनवाई के दौरान क्या राहत मिलती है या फिर एक बार फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ा दी जाती है। बढ़ते आगे और बात करते हैं गरिमा और सम्मान बदलाना। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। ये हॉल विभिन्न औपचारिक समारोहों के आयोजन स्थल हैं और राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति कार्यालय और निवास राष्ट्र के प्रतीक हैं और जनता की एक अमूल्य विरासत भी। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इन्हें जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय संस्कृति, मूल्यों और लोकाचार के अनुरूप बनाने के निरंतर प्रयास किए गए और इसी क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 प्रतिष्ठित हॉल, दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया है। कहा गया है कि दरबार हॉल राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोहों का स्थल है। दरबार शब्द का तात्पर्य भारतीय शासकों और अंग्रेजों की अदालतों और सभाओं से है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। गणतंत्र मंडप की अवधारणा प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में गहराई
और निहित है। इस वजह से आयोजन स्थल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया। अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। नाम में बदलाव किया गया है अखिलेश, इसे किस तरीके से लिया जा रहा है? राष्ट्रपति भवन के दो मशहूर हाल हैं जिनको दरबार हाल और अशोक हाल के नाम से जाना जाता था। जब भी कोई बड़ा आयोजन या किसी तरह का प्रेजेंटेशन जब होता था तो दरबार हाल में किया जाता था और वो सभी की जुबान पर नाम चढ़ता था। लेकिन अब सरकार की जिस तरह से महत्वाकांक्षा है कि हर चीज को भारत की विरासत से जोड़ा जाए, भारत की पहचान से जोड़ा और भारत एक गणतंत्र देश है तो उसके हिसाब से जोड़ते हुए इन नामों में भी परिवर्तन किया गया है। जब दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया तो उसके लिए बाकायदा राष्ट्रपति भवन के सचिवालय की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गई और उसमें कहा गया कि इन दोनों का नाम इसलिए बदला गया है कि भारत की संस्कृति और मूल विरासत से मैच करे, लोगों की विरासत से मैच करे और गणतंत्र से भी इसका जुड़ाव लगे, इसलिए इनका नाम परिवर्तित किया। इस मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेहद खुश हैं। उन्होंने प्रसन्नता भी जाहिर की है कि सरकार के अनुकूल और देश के अनुकूल और राष्ट्र के लिहाज से इनका होना बेहद जरूरी था और जो अब किया गया इसलिए वो बेहद खुश हैं। इसके साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाना लाजमी है और उठाए भी जाते हैं और उठाया भी गया। विपक्ष की तरफ से यही कहना है कि सरकार के पास कुछ ऐसा करने को है नहीं कि वो जनता को, देश को, राष्ट्र को दिखाएं, तो वो जनता को भटकाने के लिए राजनेताओं और दूसरी पार्टियों का दिमाग भटकाने के लिए कोई ऐसे कदम उठाते हैं जिससे कि भटकाव हो और नाम बदलने के बाद एक नाम बदलने की प्रक्रिया देश प्रदेशों में चल रही है। तो उनका भी कहना है कि जिस प्रकार बजट में सरकार को विपक्ष घेर रहा है, बजट में सरकार बैकफुट पर है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार ने सभी राज्यों के साथ भेदभाव किया है, कुछ राज्यों को छोड़कर, लिहाजा अब सरकार चाहती थी किसी तरह से मुद्दा और आम जनता का मन बजट के विवाद के तरफ से भटकाया जाए, सदन की कार्रवाई जो नहीं चल पा रहे उधर से भी भटकाया जाए, तो लिहाजा ये ऐसा मौका तलाशा गया और इस समय बिल्कुल अखिलेश देखा जाए तो इस मसले पर भी विपक्ष की तरफ से सवाल और राजनीति होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस नाम बदलाव को लेकर जो एक दलील निकलकर सामने आ रही है कि इसे देश की विरासत से जोड़कर देखा जा रहा है। बढ़ते आगे और बात करते हैं खत्म इंतजार आई तारीख। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के करीब 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की लिखित आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि पेपर लीक के कारण पहले हो चुकी ये परीक्षा निरस्त कर दी गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि परीक्षा 6 माह के अंदर शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ, उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः आयोजित कराई जाएगी और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा और साथ ही इस संबंध में परीक्षा संबंधित विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे परीक्षा की तैयारियों को लेकर परीक्षा केंद्रों के चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन रोके जाने हेतु विस्तृत जो दिशा निर्देश हैं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक जो परीक्षाएं हैं, अनुचित संसाधनों जैसे प्रश्न पत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित जो साधन है उसका प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रत्यारोपण करना और प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके खिलाफ जो कानून बनाया गया है उसके तहत एक कड़ी कार्रवाई और साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है और पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को संपन्न कराए जाने को लेकर दिशा निर्देशित किया गया है। चुनौतीपूर्ण ये जिम्मेदारी और इस चुनौती पर कैसे खरा उतरेगा जिम्मेदार विभाग, ये देखना भी दिलचस्प होगा। शिवा शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शिवा, एक बार फिर से
जो एक लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था, पुनः परीक्षा का आयोजन और पारदर्शिता से ये परीक्षाएं संपन्न होंगी भी या नहीं, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण है। देखिए, जिस तरीके से तैयारियां सोनी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने की है, उससे तो ये साफ जाहिरा है कि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये 5 दिनों में उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की परीक्षाएं हो रही है और इसमें लगभग 40 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, जो हम अनुमान लगा सकते हैं, जो पिछली भर्ती परीक्षा हुई थी जो रद्द हो गई थी, उसमें 45 लाख के आसपास अभ्यर्थी पहुंचे थे। 60,244 पद है उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती को लेकर के, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती होने के लिए आए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरी परीक्षा में फरवरी महीने में सेंधमारी हुई थी और इस सेंधमारी में तकरीबन जब इस पूरी परीक्षा को रद्द किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, तब इसमें 200 लोगों से ज्यादा की गिरफ्तारी हुई थी। तो अब इस बार जो परीक्षा होंगी 5 दिन की, और 5 दिन की हर दिन में 2 पालियां होंगी और 2 पालियों में 5-5 लाख अभ्यर्थी जिलों के अलग अलग सेंटर्स पे आएंगे और अपना एग्जाम देंगे। चूंकि लिखित परीक्षा है, सीधी भर्ती है, इसलिए अब भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी और यूपीएससी की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब अगर लिखित परीक्षा होती है, बिल्कुल शिवा, जिम्मेदारी तो बनती ही है। साथ में आपने देखा होगा जब परीक्षा निरस्त हुई तो इसके बाद किस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, सियासत शुरू हुई इस मसले को लेकर, सदन तक में ये मुद्दा छाया रहा। और अब एक बार फिर से, क्योंकि सीधा सीधा सरकार को इसके लिए जिम्मेदार माना गया कि पारदर्शिता से ये परीक्षाएं कराए जाने को लेकर अक्षम है सरकार। देखिए सोनी, बड़े लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में 60,244 पदों की जो भर्ती थी वो निकली थी, और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण था कि इस बड़ी परीक्षा को तय समय से, सही समय से आयोजित कराना पाना। लेकिन इस साल यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड हो या यूपी पुलिस हो, इस परीक्षा को आयोजित कराने में असफल हुई थी, और लिहाजा हमने देखा था कि मुख्यमंत्री के कई दौर पर बैठकें हुई और उन्होंने सभी अधिकारियों को इस बात को कहा, और कई लोगों को उन्होंने साइडलाइन भी किया जो इस पूरी भर्ती परीक्षा को सफल कराने में असफल रहे थे। अब लेकिन पूरी तरीके से सिक्योरिटी इसकी अच्छी हो, किसी भी तरीके से पेपर लीक ना हो, कोई भी इसमें सेंधमारी ना कर पाए, क्योंकि नया कानून भी बना है और नए कानून के साथ साथ पेपर लीक वालों के खिलाफ के लिए, जो अपराधी थे उनके लिए एक कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है कि अगर पेपर लीक में उस घटना में वो शामिल होंगे तो उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि अब जब अगले महीने में, जो अगस्त महीने में जो 5 दिनों की जो परीक्षाएं होंगी अलग अलग पालियों में, उसको किस तरीके से सफलतापूर्वक इसके लिए हालांकि दिशा निर्देशित कर दिया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, क्योंकि विपक्ष भी इस मसले को लेकर अब मुद्दा बनाकर जोर शोर से उठाता हुआ और सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और आगे बात करेंगे टिप्पणी पर फटकार और इस आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और बात करते हैं टिप्पणी पर फटकार। लोकसभा में भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणी पर सदन में जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष इस मामले में बीजेपी सांसद से माफी की मांग कर रहे हैं। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्थिति को संभालने की भी कोशिश की और रिजिजू ने अपने ही पार्टी के सांसद की टिप्पणी की आलोचना की है। कहा है कि बीजेपी सांसद ने भाषा का गलत इस्तेमाल किया और इस सदन का कोई भी सदस्य अपनी टिप्पणी से अगर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो ये बहुत बेहद दुखद है। बुधवार को केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दरअसल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने गोडसे को लेकर कोई टिप्पणी की, जिस पर पलटवार करते हुए उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कोई भी सदस्य ऐसी टिप्पणी करता है उसके खिलाफ स्पीकर के पास कार्रवाई करने की ताकत है। और ये कहता हूं मैं कि जब ये टिप्पणी की गई थी तब मैं यहां मौजूद नहीं था, मैं राज्यसभा में था। मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जो आदेश देंगे उसे भी मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सदन की एक मर्यादा है और उच्च परंपरा और परिपाटी रही है और मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि वो सदन में अपनी बात रखें और चर्चा में भाग लें और ऐसी टिप्पणी का इस्तेमाल ना करें जो संसदीय परंपराओं को ठेस पहुंचाए। जितना भी एग्जामिनेशन होता है उसको फ्रॉड कहना, ये देश के जनता और सिस्टम को एक तरीके से इंसल्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि कोई अगर गलती किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, और जो स्टूडेंट्स और जो भी लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं या किसी ने पेपर लीक करने का कोशिश किया या
कहीं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको दोषी या लिंक पाया गया तो उसका अलग से कार्रवाई होगा। लेकिन पूरा सिस्टम को, जैसे लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम ही बिक चुका है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद श्रीमान राहुल गांधी जी को सदन से भी माफ़ी मांगना चाहिए, देश को भी माफ़ी मांगना चाहिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं झूले में दर्शन। सावन के पवित्र महीने में रामनगरी अयोध्या में भगवान सोने चांदी के झूलों में दर्शन दे रहे हैं और झूले में भगवान राम और माता सीता के दर्शन के लिए दूर दराज से भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। सावन के पवित्र महीने में रामनगरी अयोध्या में भगवान सोने चांदी के झूलों में दर्शन दे रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर झूलन महोत्सव सावन के 5वें दिन से शुरू होता है, लेकिन सीता माता की पूजा का मुख्य केंद्र माने जाने वाले रंग महल में यह सावन की शुरुआत से ही शुरू हो जाता है और रक्षाबंधन तक चलता है। परंपरा गुरु पूर्णमासी से लेकर के और रक्षाबंधन तक चलती है, जिसमें उनकी उपासना थी कि चतुर्मासा भी लग जाता है और भगवान जैसे तीज को यहाँ अयोध्या में झूला गलता, कहीं पंचमी को गलता है, लेकिन हमारे यहाँ आचार्य ने एक चतुर्मासा या उनके अनुष्ठान के तहत कि ठाकुर जी को हम 1 महीने झूला झुलाएं। झूले में भगवान राम और माता सीता के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साहित रहते हैं, बराबर इंतजार करते हैं इसमें आने का, और ख़ासतौर से अयोध्या जी का आने का जो भी मौका मिलता है इस तरह से कोई भी फंक्शन में, कोई भी त्यौहार में, तो हम ज़रूर आने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत दिमाग को शांति मिलती है। और यहाँ धूमधाम से कजरी भगवान का गाया जाता है और देश विदेश से जो भी लोकल है बाहर से आते हैं और आनंद पूर्वक झूला झुलाते हैं, और संत महात्मा भी यहाँ आते हैं, झूला झुलाते हैं और आनंद भगवान के झूला लेते हैं। झूला अच्छा लगता है। यहाँ पे राम मंदिर भी बहुत अच्छा बन गया है, देखने में बहुत खूबसूरत है, अच्छा लगता है, बहुत देखने काबिल हो गया है। सावन झूला बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता, पूरा 1 महीने चलता है यहाँ पे। हाँ, हम कल झूला झुला रहे थे यहाँ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रंग महल में ठहरे हुए हम लोग, वहाँ पे झूला 1 महीने तक पड़ा रहता है। कितनी उत्साहित है। बहुत अच्छा लगता है। इस बार सावन महीने की शुरुआत 22 जुलाई से हुई है। सावन के पहले दिन से ही अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने वाले भक्तों में काफी इजाफा हो गया है। और अगली खबर, महंगाई की मार, मुश्किलें बेशुमार। देश में पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में लगातार इजाफा और उछाल देखने को मिल रहा है। टमाटर, प्याज और आलू जैसी जरूरी सब्जियों की खुदरा कीमत पिछले 1 महीने में 15% से 58% तक बढ़ गई है। सब्जियों के बढ़ते दामों के पीछे मानसून के अलावा कई अहम कारण बताए जा रहे हैं जो कि जिम्मेदार हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने दावा किया है कि यह स्थिति अस्थायी नहीं है, आने वाले दिनों में कीमतें जल्द ही नियंत्रण में आ जाएंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार देश में करीब 2023 और 24 में खराब मौसम की घटनाएं बहुत ज्यादा हुई और इससे फसलों को बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में घटते जलाशय के स्तर ने भी कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसलिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 22 में 3.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 6.6% और वित्त वर्ष 24 में 7.5% हो गई। आर्थिक सर्वे में बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा क्षेत्र विशिष्ट फसल पर रोग के कारण भी सब्जियों में सप्लाई में रुकावट आई। ये भी एक वजह टमाटर में कीमतों के उछाल की वजह से माना जा रहा है, जबकि प्याज की कीमतों में उछाल की वजह पिछले कटाई सीजन में बारिश या बुआई में देरी, लंबे समय से सूखा और दूसरे देशों द्वारा व्यापार से जुड़े कदम उठाना है। पिछले 2 सालों में प्रतिकूल मौसम की वजह से कम उत्पादन की वजह से दालों और खासतौर पर अरहर की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली।
इसी खबर पर कौस्तुभ मिश्रा जुड़े हुए हैं संवाददाता। कौस्तुभ, महंगाई की मार आम जनता झेल रही है, हालांकि वजह भी सामने आ रही है। महंगाई बढ़ रही है जिससे मिडिल क्लास लोगों को जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा की चीजों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। दूध, दही, सब्जी, दाल, तेल आदि की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। अभी 23 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा बजट भी पेश किया गया था। हालांकि इस बजट में आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई है। बजट आने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी एक बार फिर निराश है, क्योंकि लोगों को बजट के बाद महंगाई से कुछ राहत की उम्मीद थी। आपको बता दें कि इस वक्त बारिश हो रही है, जिसके कारण भी महंगाई देखने को मिल रही है, क्योंकि बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और महंगाई बढ़ रही है। केंद्र सरकार को महंगाई रोकने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे जिससे महंगाई में कंट्रोल किया जा सके और आम आदमी को राहत मिल सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से महंगाई लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इससे आम जनता बेहाल है और बजट से उम्मीद थी कि महंगाई को लेकर जरूर कुछ राहत की उम्मीद नजर आ रही थी, जिसमें पानी फिरता हुआ नजर आया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।